नमस्कार। आज बात करूंगा एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक कारण की, जिसका संबंध हमारे दैनिक जीवन में बड़े जोकिया स्वभाव से जुड़ा हुआ है। जैसे कहते हैं ना, हिचकी आना यानी हिकअप्स। सामान्यतः अगर किसी को हिचकी आ रही हो तो घर में बच्चे को हिचकी आती कहते हैं, अरे तेरे मामा याद कर रहे होंगे या कोई याद कर रहा है, आज मुझे बड़ी हिचकी आ रही है, मतलब किसी ने याद किया है। तो ये हिचकी जो कभी किसी को जो याद कर रही थी, उसका कारण और उसका लक्षण बन रही थी, वही हिचकी धीरे धीरे बीमारी का कारण तो नहीं बन जाए। तो आज बात करेंगे हम हिचकी की। अब ये हिचकी है क्या? तो वास्तव में हमारा जो ये डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम भी एक मांसपेशी है। ये डायाफ्राम हमारे पेट को और हमारे लंग्स को अलग यानी डिवाइड करने का काम करती है, विभाजित करती है, अलग करती है और श्वास लेने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब ये डायाफ्राम कभी कभी एक निश्चित प्रेशर के कारण से जो हमारी वोकल कॉर्ड है उस पर अचानक ऐसा दबाव डालता है जिससे वो वोकल कॉर्ड ठक से बंद हो जाती है और बंद आते ही हिक करके एक ध्वनि निकलती है। इसको ही हम हिचकी कहते हैं। बहुत बार देखा होगा आपने कि भोजन करते समय एक थोड़ा भी ग्रास लिया तो तुरंत हिचकियां शुरू हो जाती हैं। कोई ड्राई खाना खाया, सूखा, तुरंत हिचकियां शुरू हो जाती हैं। ये हिचकियां एक बड़ा रोग का कारण बन जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे आपको हिचकी के लक्षण क्या है, हिचकी का कारण क्या है, हिचकी के वो जोखिम वाले कारण उनके बारे में बात करेंगे। क्या कोई डायग्नोज भी हिचकी का होता है और क्या है इसका न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट, और साथ ही साथ बताएंगे हम वो घरेलू उपाय जो हिचकी को तुरंत ठीक कर दें। लेकिन न्यूरोथेरेपी में हिचकी का उपाय बहुत गजब है, ऐसे मिनट्स में हिचकी ठीक हो जाती है। तो हिचकी के लक्षण सबसे पहले बात करेंगे तो क्या है? हिक करके आवाज आना, पेट में झटका लगना, गले के अंदर थोड़ा सा कसाव होना, अरे कसावट की ऐसी महसूस, ये ऐसी चीजें आने लगती हैं। ये सामान्यतः हिचकी के लक्षण है। आपको खाने में, पीने में, लेटने में, सोने में, सांस लेने में अनेक प्रकार की तकलीफों को यह प्रदर्शित करता है। तो जब ऐसा प्रदर्शित होने लगे कि हिचकी 2 घंटे 4 घंटे से बढ़कर ज्यादा हो गई, उस समय हमें ट्रीटमेंट की तरफ चले जाना चाहिए, यानी हमें इसका इलाज कराना चाहिए। अब हम जानना चाहेंगे इसके रिस्क फैक्टर क्या है। हिचकी के रिस्क फैक्टर, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला यह है कि 48 घंटे से कम हिचकी का पार्ट है, ये पहला फेज हो गया, और दूसरा फेज हो जाएगा 48 घंटे के बाद वाला। तो पहले फेज का कारण क्या है इसको हम जान लेते हैं। तो पहले फेज में कार्बो यानी कार्बोनेटेड अगर पदार्थ हम लेते हैं जिसके अंदर कार्बन की मात्रा अधिक होती है, ये भी प्राइमरी हिचकी का कारण बनते हैं। अधिक शराब पी लेने से, अत्यधिक खाना खा लेने से, उत्तेजक पदार्थ खा लेने से, भावनात्मक यानी तनाव में, स्ट्रेस में, अचानक टेम्परेचर चेंज हो जाए, या फिर जो हम च्युइंगम खाते हैं ना, च्युइंगम, इनके कारण भी, इसको चूसने से भी ये हिचकी आती है। लेकिन ये हिचकी 48 घंटे के अंदर नॉर्मली ठीक हो जाती है। इसी हिचकी में वह जो याद आने वाली हिचकी भी, जो एक साइकोलॉजिकल हिचकी है, वो भी इसमें आती है, जो 48 घंटे के अंदर नॉर्मली ठीक हो जाती है। और इसके लिए बहुत कुछ उपचार की आवश्यकता नहीं होती, इसके कारणों को ही हम रोक दें तो हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद दूसरी हिचकी है, वो है 48 घंटे से भी ज्यादा समय तक रहती है। वो किन कारणों से आती है, आओ उस पर भी थोड़ा निगाह डाल लेते हैं। तो उसमें से ज्यादातर हमारे पास आती है हमारी जो वेगस नर्व है ना, 10वीं नर्व वेगस नर्व है, इसकी अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, यानी जो फ्रेनिक नसें हैं उनमें कोई जलन होना शुरू हो जाए या उनमें कोई क्षति हो जाए, मांसपेशी जो है डायफ्राम की, उसके अंदर कोई खराबी हो जाए, जलन अधिक होने लगे, तब भी हमें हिचकी आने लगती है। गर्दन में अगर कोई ट्यूमर है, जैसे घेंगा रोग आपने देखा होगा, या गांठ ऐसी बन जाती है, अगर घेंगा रोग आ गया है, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्शन या गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्शन, पेट के और एसोफेगस के कुछ रिफ्लेक्शंस भी ऐसे हैं जो इस हिचकी का कारण बन जाते हैं। ये पाचन संबंधी रोग भी हो सकता है जिसके कारण हिचकी आए।
गले में अगर खराश है या गले में अगर सूखापन है, गले में अगर सूजन है, तो भी हिचकी का कारण बनेगा। इसी के अंदर कोई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित अगर कोई विकार है तो भी हिचकी का कारण बनता है। उनमें से कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई संक्रमण हो सकता है, कोई चोट हो सकती है, कहीं किसी प्रकार का इम्बैलेंस हो सकता है, कोई केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है, जिनमें से एंसेफेलाइटिस भी एक इसका कारण हो सकता है, यानी मस्तिष्क की सूजन। इंसेफेलाइटिस मतलब मस्तिष्क की सूजन भी हो सकता है। मेनिंजाइटिस, ये भी दिमाग का बुखार होता है। ऐसी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आती है। कोई स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक यानी पक्षाघात भी अगर हो जाए तो भी ऐसा आता है। मस्तिष्क में अगर चोट लग जाए तो भी हिकअप्स का कारण बन सकता है। ट्यूमर भी हिकअप्स का कारण बन सकता है। इस तरह से ये न्यूरोलॉजिकल थे। इसी प्रकार मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में भी या दवाओं के कारण भी हिचकी आती है, जिनके अंदर क्या क्या हो सकती है, तो शराब की लत, बेहोशी की आदत, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और दवाओं के कारण अगर आ रही है तो उसके अंदर ये हो जाएगा शराब की लत लगी हुई है, बेहोशी के कारण है। ब्राबिट्यूरेटस या एक प्रकार की दवा है जिसके कारण ऐसा होता है। मधुमेह यानी शुगर के कारण भी ऐसा होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के असंतुलन, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, जिस उनके असंतुलन के कारण भी आ सकती है। और साथ ही साथ गुर्दे की अगर कोई बीमारी है यानी किडनी की अगर कोई डिजीज है तो भी ये हिकअप्स आ सकती है। साथ ही साथ ट्रैंक्विलाइजर यानी चिंता को दूर करने वाली एक दवा है, इसके कारण भी हिचकी आ सकती है। तो ये थे हिचकी के और कारण। साथ ही साथ आते हैं कुछ जैविक कारण। जैविक कारणों के अंदर आती है नॉर्मली चिंता यानी भावनात्मक। ये महिलाओं में बहुत अधिक मिलती है। महिलाओं के अंदर भावनात्मक पार्ट, जब चिंता हो गया, कोई तनाव हो गया, किसी से ज्यादा वो उत्तेजित हो रही हैं, कई बार कम समय में व अधिक समय में, यानी अगर देखें तो एक हिचकी आने के बहुत सारे कारण ऐसे बन जाते हैं जिनको दूर करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और कभी कभी सर्जरी के कुछ मामलों में भी हिचकी देखने को मिलती है। तो ये थे हिचकी के कारण। अब हिचकी को डायग्नोज कैसे करें? तो जो मैंने कारण आपको बताए उन्हीं से संबंधित अगर हम डायग्नोज तलाशें तो फिर पता चल जाएगा कि हिचकी का एक पैथोलॉजिकल कारण क्या है, यानी फिजियोलॉजिकल कारण क्या है। तो उसको जानने के लिए हमें डायग्नोज की आवश्यकता है। तो उसमें कुछ परीक्षण करने की आवश्यकता है। तो जैसे तंत्रिका तंत्र को जांचने के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जांचने के कुछ परीक्षण है। संतुलन और समन्वय, ये दोनों देखना है उसका। मांसपेशियों की क्षमता कैसी है, इसको देखना है। अवेकनिंग यानी सजगता कैसी है, देखने और किसी भी चीज को छूने और महसूस करने की क्षमता कैसी है। तो ये कुछ न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो ब्रेन से संबंधित होते हैं, जिनको हम चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिनकी बात मैंने कहा। अगर हमें इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करने हैं तो कैसे पता चलेगा, तो वो पैथोलॉजिकल टेस्ट ये सारे इस प्रकार के आएंगे। और इसी तरह से कुछ और जनरल टेस्ट हैं जिनमें से मधुमेह है, शुगर है, संक्रमण है, गुर्दे की बीमारी है। तो इन पर्टिकुलर एरिया से संबंधित जो टेस्ट हैं इनसे भी हम जान सकते हैं। तो एक्सरे भी हो सकता है, इमेजिंग के अंदर एक्सरे आता है। इसके परीक्षणों में वेगस नर्व की जानकारी मिल सकती है, फ्रेनिक नसों की जानकारी मिल सकती है, डायाफ्राम की इसमें जानकारी मिल सकती है। तो उसमें छाती का एक्सरे है, कंप्यूटरीकृत फोटोग्राफी ये भी हो सकती है, और जिसको हम ERI ऐसा भी बोलते हैं, MRI बोलते हैं, ये भी टेस्ट हो सकता है। इसी प्रकार एंडोस्कोपिक परीक्षण भी हो सकते हैं। तो ये अनेक सारे परीक्षण हैं जिनसे ट्यूमर वगैरह की हम जानकारी ले सकते हैं, नसों की, श्वास नली की हम जानकारी ले सकते हैं। तो ये था डायग्नोज यानी निदान। अब हम बात करते हैं आपको हिकअप्स का न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है। तो मजेदारी आपको बताऊं, हिचकी का न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। एक ट्रीटमेंट में हिचकी ठीक हो जाती है। तो आइए वो जानते हैं न्यूरोथेरेपी द्वारा हिचकी का इलाज। पॉइंट नंबर N3 में तकिया दोनों जंघ
पाँव के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में, दोनों स्टैंड्स या कुर्सी बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर, कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो M3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर हैं तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया। दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एरिया मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए। अभी हमारा वजन नहीं डाला, यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा। यहां पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया। तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार दे रहा हूं, 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहाँ 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहाँ छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही 7 बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4 तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। अभी N5 पहले जंघा के पास प्रेशर हल्का इनसाइड, पूरे पंजे से एड़ी और अंगुलियों को बचाकर 1 2 3 4 5 6, तुरंत बाद बीच में 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार नीचे वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6,
इसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। और यही नीचे 1 2 3 4 5 6। ये हमने N5 कंप्लीट किया। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड पर अपना लगाएं वजन, संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एड़ी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6, पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट N7, खड़े होने की पोजीशन, एडी एल्बो जॉइंट के पास, पंजा कोहनी से लेकर यहां तक 3 हिस्सों में आएगा। पहले पोजीशन पर नंबर 1 पर आएंगे एल्बो जॉइंट के पास, दूसरा पैर जंघा के मूल में, मिडिल में और नी के पास। पहला पॉइंट N7 का स्टार्ट करते हैं, सीधे खड़े होना, वजन डालना, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। तीसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6 और धीरे से एड़ी पर वजन डाला और ऐसे उतर गए। ये पॉइंट हो गया N7। पॉइंट नंबर N3। N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे 1 किलो लगाना और सेट करना, थोड़ा सा पैरों में अंतर। पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में, दोनों स्टैंड्स या कुर्सी, बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर, कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर है तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया, दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एरिया मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए। अभी हमारा वजन नहीं डाला, यहां प्रेशर
हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड पर और हल्का ऐसा। यहां पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार कर रहा हूं, 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहां 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहां छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही 7वीं बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। पॉइंट OV3, हाथों की पोजीशन। ये जो पहले हमारे तकिए हैं, दोनों पिलो हमने इस तरह से लगाए। ध्यान रखना, बाल हाथों की सहायता से नीचे कर देने चाहिए। दोनों हाथ OV1 और OV2 की तरह से रखना। दोनों हाथ एक दूसरे से ऊपर स्पर्श करेंगे। यहां से ये 90 डिग्री पर आएगा। ध्यान रखना, ये दोनों हाथ आपस में टच करने चाहिए, स्पर्श करने चाहिए। हमारे पॉइंट देने का प्रेशर और खड़े होने का तरीका, बालों को ध्यान में रखते हुए अपने पैर को अंदर जमाना, बाल दबाव में न आए। एक दूसरा पैर हमारा यही आएगा और इस तरह से खड़े होंगे। और अब प्रेशर शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 3 4 5 6, मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, प्रेशर सीधा जाएगा 1 2 3 4 5 6। उतरने का तरीका, एड़ी पर वजन लिया, एक पैर नीचे रखा, दूसरा पैर नीचे रखा और साइड में हो गए। ये था OV3। पॉइंट LU1, यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका। लेकिन शुरुआत कहां से करनी है, लेफ्ट साइड शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबट नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए। ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट का नाम है SPN3। कैसे करते हैं देखते हैं। रोगी को इसी प्रकार उल्टा लेटाया और लेटाने के बाद चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना। पहले एक पिलो लगाना, उसके बाद उसके ऊपर हाफ को ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना, और जो अगले वाला हाफ है जो नीचे की तरफ है उस पर चिन रखना, शोल्डर सीधे, जिससे कि रोगी रिलैक्स रूप से लेट सके। इसके बाद कपड़े को इस तरह पकड़ लेना। क्यों पकड़वाना, टाइट पकड़ना है, जिससे कि जब हम यहाँ खींचे तो कपड़ा नीचे निकलकर नहीं आना चाहिए। यह ट्रीटमेंट देने के लिए, ये पॉइंट देने के लिए सैकल पर अंगूठे से या हाथ से हम यहाँ
कपड़े को रोक के रखें और जो हमारी ये स्पाइन है, स्पाइन, इसको ऊपर से नीचे लाना और ऐसे घुमाकर नीचे से ऊपर लेके जाना, यानी स्पाइन के राइट साइड से ऊपर से नीचे लाना, यहां करके रीढ़ के लेफ्ट साइड से ऊपर लेके जाना, जिस तरह से CSF फ्लो करता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। और 1:1 होता है, SPN3 1:1। कैसे? यहां से ऊपर से नीचे आए और नीचे से ऊपर गए, यह हो गया SPN3 1, केवल एक बार। अभी अगर इसको 20 टाइम देना है तो कैसे देना होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये हो गया SPN3 20 टाइम। ध्यान करना, जब इसको हम देते हैं तो हमारे स्पाइन के साथ में ही निकलना चाहिए, इधर भी साथ से ही गुजरना चाहिए, दूर से नहीं गुजरना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब हम देते हैं तो अंगूठा ही आता है तो ये बाकी हाथ हमारा इधर रगड़ता हुआ नहीं जाना चाहिए, केवल अंगूठे का मतलब अंगूठा ही इधर से उधर जाना चाहिए। नंबर 3, इसमें कोई जर्ब नहीं होता। नंबर 4, इसमें कोई सलवट नहीं होनी चाहिए। और नंबर 5, फीमेल के जब ये जो ब्रेजियर का पार्ट है, यहां कभी कभी इससे रुकावट आती है, इसीलिए कपड़ा टाइट अगर है, कपड़ा अगर टाइट है और हमने खींच के रखा तब फिर रुकावट नहीं आएगी, अदरवाइज तो ऐसे उलझेगी और उससे नाखून से इंजरी हो सकती है। तो नाखून नहीं होना चाहिए इसमें, ट्रीटमेंट के अंदर बहुत जरूरी है। कोई बहुत प्रेशर नहीं देना चाहिए, झटका नहीं मारना चाहिए, किसी प्रकार की कोई चोट न लगे, इसका ध्यान रखना है। तो ये था पॉइंट SPN3। पॉइंट का नाम है LUSHG। कैसे करते हैं, देखिए रोगी को सीधा लेटाकर दोनों बाजू 90 डिग्री पर जमीन के समानांतर, ट्रीटमेंट देने वाला व्यक्ति इस प्रकार के नजदीक में जाकर बैठे, थेरेपिस्ट, और ये जो हमारी बोन है, कॉलर बोन देना कहाँ है, अब कॉलर बोन के जस्ट नीचे लंग्स के अपेक्स के एरिया में अपने दोनों अंगूठों से बाजुओं पर उंगलियों की सपोर्ट देकर, ये जो यहाँ हल्का सा गड्ढा है अपेक्स का, इस पर एक जर्क देना हल्का सा, 1, और शोल्डर पर तुरंत बाद प्रेशर देना, 3 4 5 6। ये हो गया 1 LUSHG। अब बात करते हैं हिचकी के। हिचकी ठीक करने के कुछ घरेलू उपचार भी हैं। अगर हम हिचकी के घरेलू उपचारों पर काम करना शुरू कर देते हैं तो बहुत उपयोगी होता है। शुरुआत में उसी से ठीक हो जाता है। जैसे पेपर के, ये कॉमन है, पेपर के बैग में मुंह डालकर कुछ समय तक सांस लेने से भी हिचकियां ठीक हो जाती हैं। ठंडे पानी के साथ लहसुन का अगर हम सेवन कर लें, ठंडे पानी के साथ लहसुन का सेवन करें तो भी ठीक हो जाती है। अपनी सांसों को कुछ सेकंड के लिए रोक कर रखें तो भी ठीक हो जाती है। धीरे धीरे ठंडा पानी पिए, सिप 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 करके, तो भी ठीक होती है। जीभ को थोड़ा सख्त कर दें तो भी हिचकी ठीक हो जाती है। एक गिलास से सामान्य पानी पीने से, हिचकी आ रही है ना, कहते हैं ना हिचकी आ रही है ना, चलो भाई पानी पिला दो, तो पानी पीने से भी ठीक हो जाती है। नमक को सूंघने से, खासकर सेंधा नमक सूंघेंगे, स्मेल करेंगे तो भी ठीक हो जाएगा। और जीभ के पीछे की ओर थोड़ा शक्कर रख लें और धीरे धीरे अगर उसको हम वो करें तो भी ठीक होगा। और साथ ही खाना धीरे धीरे और छोटे छोटे निवाले से खाएं, उससे भी ठीक होती है। पेट में गैस बनाने वाले आहार का सेवन न करें। और जो ड्राई सूखा खाना होता है ना, तो भी हिचकी में काल आने का कारण बनता है। तो पहले थोड़ा पानी पी लिया, उसके बाद अगर हमने खाना खाया, उससे भी अच्छा होता है। और कार्बोनेटेड युक्त पेय पदार्थों का सेवन वर्जित करें,
तो भी हम इस हिचकी से बच सकते हैं। तो लंबे समय तक हिचकी आने पर कुछ मैं आपको जानकारियां दे रहा हूं। अगर ऐसा इसको आप अवॉइड करेंगे तो फिर क्या होगा, ये हिचकी की परेशानी उत्पन्न जो होती है उससे रुक जाएंगे। तो क्या है, भोजन के दौरान जल्दी जल्दी न करें। सोते समय भी हिचकी आ सकती है, बोलते समय हिचकी आ सकती है, और सर्जरी के बाद भी घाव भरने में अगर देरी हो जाती है, कई बार अगर इंटरनल सर्जरी हो तो भी इसके कारणों में आती है। तो ये हिचकी के क्रॉनिक सिम्टम्स आते हैं। क्रॉनिक, तो हमने जाना हिचकी के बारे में, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा हिचकी की कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ भ्रांतियां भी हैं। ध्यान रखना, हर एक हिचकी केवल याद करने के कारण से नहीं आती है। तो हिचकी को ठंडे में नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर हिचकी आ रही है और अगर 24 घंटे में, 48 घंटे में वो ठीक नहीं हुई, तब आप इस पर आपको काम करना चाहिए। इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, बहुत आवश्यक है। हर हिचकी का मेडिसिन में ही जाकर के इलाज होगा ये आवश्यक नहीं है, घरेलू तरीकों से भी ठीक हो जाती है। इसीलिए हमारे को इन भ्रांतियों में नहीं रहना चाहिए कि इलाज कराना ही जरूरी है, और इस भ्रांति में भी नहीं रहना चाहिए इसका इलाज कराना जरूरी नहीं होता है। हिचकी एक गंभीर रोग हो सकता है, इसीलिए सजगता से ही इसका निदान हो सकता है। तो मैंने आपको बात की हिकअप्स यानी हिचकी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।